हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर से देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दो कैटेगरीज में फॉल करती है। पहली है द एलिटिस्ट डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि एलिटिस्ट की बात करती है कि एलिट्स जो हैं, जो हाई क्लास है सोसाइटी की, वही प्लूरलिटी में होने चाहिए, वही लोग एक तरीके से गवर्नमेंट में होने चाहिए और लोगों को रिप्रेजेंट करने चाहिए, राइट। मतलब जो रिच क्लास है सोसाइटी की, वही हमें रिप्रेजेंट करेगी, ये कहती है एलिटिस्ट डेमोक्रेटिक थ्योरी। दूसरी है ग्रुप थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है, अभी हम उसको डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट बेसिकली ये कहती है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, वो आपस में एक तरीके से कॉम्पीट करते हैं, राइट। और जो सुपीरियर ग्रुप रहता है उसके हिसाब से पॉलिसीज फॉर्म होती हैं। ये थ्योरी बेसिकली यही बात करती है। यूनाइटेड स्टेट्स में AF बेंटली एंड डेविड ट्रूमन ने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी है ये एक तरह का पॉलिटिकल गेम है जिसको बहुत सारे ग्रुप्स खेलते हैं, राइट। ये एक तरीके का पॉलिटिकल गेम है जिसको बहुत सारे ग्रुप्स खेलते हैं। अब बहुत सारे ग्रुप्स खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें कंपटीशन भी होगा, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो गवर्नमेंट है वो फोकल पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट होता है पब्लिक प्रेशर का, राइट। और इस गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना। किसके बेसिस पर पॉलिसीज बनाना? जिस भी ग्रुप की सबसे हाईएस्ट डिमांड होगी उसके बेसिस पर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, राइट। मेरी बात समझ रहे हो? डेमोक्रेसी क्या है इन लोगों के हिसाब से? डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल गेम है, ठीक है, जिसको बहुत सारे ग्रुप्स खेल रहे हैं। अब वो ग्रुप्स की अलग अलग डिमांड्स हैं, तो जिस भी ग्रुप की सबसे हाईएस्ट डिमांड होगी गवर्नमेंट उसी को लेकर पॉलिसीज बनाएगी। तो ऐसा रियल लाइफ में भी तो होता है। अगर आप ध्यान से समझो, इतने सारे प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं हमारी सोसाइटी में, तो जिस भी ग्रुप की सबसे हाईएस्ट डिमांड रहती है गवर्नमेंट की नज़र उस तरफ खिंचती है और गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी लेकर आती है, राइट। गवर्नमेंट उस पर लॉ लेकर आती है। ऐसा होता नहीं है? एसिड अटैक का एग्जाम्पल ले लो। इतने ज़्यादा एसिड अटैक्स हो रहे थे, इतने सारे NGOs सामने आए थे, उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि एसिड को बैन करो, राइट। तो गवर्नमेंट का ध्यान गया उस तरफ, राइट। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ही चीज़ होती है। जिस भी ग्रुप की सबसे हाईएस्ट डिमांड रहती है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रुप्स है सोसाइटी में, सबकी कुछ ना कुछ डिमांड्स है, लेकिन जिस ग्रुप की सबसे हाईएस्ट डिमांड होगी गवर्नमेंट उसको लेके पॉलिसी बनाएगी। इसलिए गवर्नमेंट सेंटर पॉइंट होती है, राइट। सो अलग अलग ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी में अलग अलग पब्लिक अफेयर्स को शेयर करते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज रहती हैं, उनके अलग अलग सोर्सेज रहते हैं और मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस रहते हैं। भाई, एक ग्रुप किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, एक ग्रुप किसी और तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। माइट भी एक ग्रुप जो इन्फ्लुएंस कर रहा है गवर्नमेंट को, वो वायलेंस का सहारा ले रहा है, राइट। कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम 100 चीजें कर देंगे सोसाइटी में, राइट। अगर एक ग्रुप फिर क्या कहते हैं, बातचीत करने में इंटरेस्टेड रहता है कि हम बात करके गवर्नमेंट तक अपनी जो प्रॉब्लम है, जो अपनी डिमांड है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करते हैं। सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेयर भी करिएगा, बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर आती है। रॉबर्ट डाल ने एक तरीके से मॉडल डेवलप किया डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, जिसको पॉलीआर्की कहते हैं। अब ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलीआर्की का मतलब होता है रूल बाय मेनी, ठीक है, इतना समझ लो, रूल बाय मेनी। प्लूरलिज्म जो यहाँ पे यूज हुआ है वो सोशियोलॉजिकल सेंस में यूज हुआ है। ये प्लूरलिस्टिक नेचर दिखा रहा है हमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। एक तरीके से इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में कोई एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है, देयर आर मेनी सेंटर्स ऑफ पावर इन सोसाइटी। प्लूरलिज्म ये दिखा रहा है कि सोसाइटी में कोई एक कंट्रोल नहीं करता है उसे, किसी एक के पास पावर नहीं है, पावर बहुत लोगों के पास है, बहुत सारे सेंटर्स हैं पावर के, राइट। कोई एक सेंटर नहीं है, समझे? तो क्या है प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म बेसिकली एक पॉलिटिकल आउटलुक है, एक नजरिया, एक राजनीतिक नजरिया है, राइट। जो ये डाइवर्स इंटरेस्ट्स को इंपॉर्टेंस देता है। वो ये नहीं कहता कि हाँ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ही पर्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्हीं लोगों की डिमांड्स इंपॉर्टेंट है। नहीं, प्लूरलिज्म ये कहता है कि जितने भी अलग अलग इंटरेस्ट उठ रहे हैं सोसाइटी में वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स है सोसाइटी में, जो अलग अलग लोगों का नजरिया है सोसाइटी को देखने का, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब वो सबको इंपॉर्टेंस देता है। इसी वजह से ये कहता है कि सोसाइटी में कोई एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर है,
राइट क्योंकि अगर ये एक इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा होता, सिर्फ सोसाइटी के एक हिस्से को इंपॉर्टेंस दे रहा होता, तो ये कहता सिर्फ एक ही सेंटर है पार का। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि बहुत सारे इंटरेस्ट जो है सोसाइटी में, जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, हमें उन सबको इंपॉर्टेंस देनी है, हमें उन सबको एक तरीके से रेलेवेंस देनी है। तो इस हिसाब से जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, एक सेंटर ऑफ पावर नहीं होता। इस वजह से प्लूरलिज्म कहता है कि स्टेट ही सिर्फ लोगों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, राइट। लेकिन हमने बाकी थ्योरीज में पढ़ा है स्टेट जो है वो सेंटर है सोसाइटी का, वही एक ताकतवर चीज है जो कंट्रोल करती है लोगों को। लेकिन प्लूरलिज्म कहता है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनके पास ताकत है, वो लोगों के एक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं, राइट। ये चीज समझना आपके लिए जरूरी था। हम अक्सर क्या कहते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है, जो लॉज बनते हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, राइट। उसमें बस कुछ ही लोग इन्वॉल्व है जो अपने हिसाब से पॉलिसीज बना दे रहे हैं और जनता पर थोप दे रहे हैं कि इन्हीं को फॉलो करना है, राइट। बट नहीं, प्लूरलिज्म कहता है कि नहीं, प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहती है ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी मेकिंग है, प्रोसेस जो है पॉलिसीज बनाने की, लॉज बनाने की, वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। कैसे? देखो, जो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स जो है सोसाइटी में, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स है। तो जिस भी ग्रुप की ज्यादा डिमांड रहती है, जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, जिस भी ग्रुप की सबसे हाईएस्ट डिमांड रहती है, गवर्नमेंट उसको लेकर ही पॉलिसीज फॉर्म करती है। यही कह रहा है ये पॉइंट। इस वजह से जो पॉलिसी मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस नहीं हो सकती है, राइट। वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जिस भी ग्रुप की हाईएस्ट डिमांड होगी उसी के लिए पॉलिसीज, उसी की डिमांड पर पॉलिसीज बनती हैं, राइट। तो ये सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस नहीं हो सकता है। सो इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स आप किनको कहते हो? ये बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी कुछ डिमांड्स रहती हैं, ठीक है, कुछ कलेक्टिव इंटरेस्ट रहते हैं और ये उसे अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस अपना बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस, ठीक है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में आपने ट्रेड यूनियंस देखे होंगे, लॉयर एसोसिएशंस देखी होंगी, ठीक है, जिनकी कुछ डिमांड्स रहती हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके उन डिमांड्स को पूरा करवाती हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी ने तो यहां तक कि ये भी कहा है जो एलिटिस्ट थ्योरी है उसका रिवीजन होना चाहिए, राइट। उसको वापस से फॉर्म करो, देखो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। सो पॉलिसी मेकिंग ना तो रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं जिनको लोगों ने चूज किया, जिनको मेजॉरिटी ने चूज किया, ना ही वो एलिट्स करते हैं जो कि अनरिस्पॉन्सिव है, जो लोगों की नहीं सुनते हैं। लेकिन बट जो पॉलिसी मेकिंग है वो एक्चुअली में प्रोडक्ट है बहुत सारे ग्रुप्स के इंटरैक्शन का। जब बहुत सारे ग्रुप्स इंटरैक्ट करते हैं, आपस में कॉम्पीट करते हैं, तो जिस ग्रुप की हाईएस्ट डिमांड रहती है उसके बेसिस पर पॉलिसी बनती है। यही एक तरीके से सार है पॉलिसी मेकिंग का। जब ग्रुप्स के हिसाब से पॉलिसी बननी है तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। तो पब्लिक पॉलिसी क्या रिफ्लेक्ट करेगी, किनका व्यू रिफ्लेक्ट करेगी? किसी एक ग्रुप का व्यू रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। बिकॉज ग्रुप के डिमांड्स के बेसिस पर ही पब्लिक पॉलिसी बनी है, इसलिए ग्रुप की डिमांड्स को ही रिफ्लेक्ट करेगी वो पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप जो है वो चाहता है कि रेप की सजा होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, राइट, फांसी लगा देनी चाहिए जो रेप करते हैं। तो अगर उस ग्रुप के बेसिस पर हम पॉलिसी बनाने वाले हैं, उस ग्रुप की हाईएस्ट डिमांड थी, तो उसी के बेसिस पर अगर पॉलिसी बनने वाली है तो जो पब्लिक पॉलिसी बनी वो उसी की डिमांड्स को तो रिफ्लेक्ट करेगी ना। उन्होंने जो कहा था उसी की बात को तो रिफ्लेक्ट करेगी। यही वो पॉइंट बोल रहा है। क्रिटिकल अप्रेजल समझने के पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती थी? एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहती थी जो पॉलिसी मेकिंग फंक्शन है वो बेसिकली एलिट्स का काम है, रिच क्लास का काम है, ठीक है। बहुत सारे एलिट्स कॉम्पीट करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, और जो एलिट मतलब आगे निकल जाता है वो पॉलिसीज बनाता है जिसको हम लोग चूज करते हैं, राइट। हमने जिसको चूज किया वही एलिट हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगा। लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो रिजेक्ट करेंगे पॉलिसी को या अप्रूव करेंगे, राइट। कि पॉलिसी सही है तो उसको अप्रूव करो, नहीं है तो उसको रिजेक्ट करो। सिर्फ इतना सा ही लोगों का काम रहता है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में, राइट। मेजर जो कंट्रोल है वो एलिट्स के हाथ में ही रहता है। बट जो आपकी प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो कहती ऐसा नहीं है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो एक तरीके से ग्रुप्स के हाथ में है, जो बहुत सारे ग्रुप्स है सोसाइटी में, और जिसकी भी हाईएस्ट डिमांड होगी उसी के बेसिस पर पॉलिसी बन जाएगी, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, थोड़ी पॉजिटिव है? बिकॉज एलिटिस्ट थ्योरी में सिर्फ रिच क्लास ही इन्वॉल्व है, राइट। लोगों का रोल बहुत ही ज्यादा कम है।
एक अथॉरिटेरियन बेसिस एस्टैब्लिश करती है एलिटिस्ट क्लास। लेकिन जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, जो ये अथॉरिटी है, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है और बोलती कि बहुत सारे लोगों के पास पावर है सोसाइटी में। लेकिन एलिटिस्ट थ्योरी में सिर्फ एलिट्स के हाथ में ही पावर दिखती है। सो फाइनली वी आर कंक्लूडिंग दिस थ्योरी। सोसाइटी में जो डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है कि एक क्लास डोमिनेट कर रही है दूसरी क्लास पर, वो ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से होता है कि रिच क्लास जो है वो पुअर क्लास पर डोमिनेट कर रही है। क्यों? क्योंकि रिच क्लास के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा पैसा है, राइट? तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से डोमिनेशन देखने को मिलता है। ये जो डोमिनेशन है सोसाइटी में, इसको एक अलग ही तरीके से जस्टिफाई करती है एलिटिस्ट प्लूरलिस्ट थ्योरीज। ये लोग क्या बोलते हैं कि जो ये डोमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है ना सोसाइटी में, एक क्लास डोमिनेट कर रही है, दूसरी उसके अंदर दबे जा रही है, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो क्लास डोमिनेट कर रही है उसके इंटरेस्ट जो हैं, उसकी डिमांड्स जो हैं, वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। बट जो पुअर क्लास है जिसके ऊपर डोमिनेशन हो रहा है, उनकी डिमांड्स अच्छे से एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे कि पॉइंट कह क्या रहा है, राइट? एक एग्जाम्पल आपको देती हूं, ठीक है? एक चौल के लोग हैं, ठीक है? एक चौल है जहां पे नलके में पानी नहीं आता है, जो नल है उसमें से पानी नहीं आता है, ठीक है? वो लोग एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फर्क होगा या नहीं होगा दोनों के प्रोटेस्ट में, राइट? दोनों के प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा फर्क होगा, बिकॉज एक तरफ हाईली क्वालिफाइड लोग, रिच लोग, एक तरीके से जिनके डिमांड्स जो है बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, सही से बोल पाते हैं, राइट? वो लोग अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो शायद सही से पढ़े तक नहीं है, राइट? उनको सही से खाना तक नहीं मिल पाता, वो लोग नल में पानी नहीं आ रहा इसलिए परेशान है, वो लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, राइट? वही चीज ये दोनों थ्योरीज कह रही हैं कि जो एक तरीके से आपको डोमिनेशन देखने को मिलता है ना सोसाइटी में, वो इस वजह से भी देखने को मिलता है कि जो एक क्लास है उसकी डिमांड्स, उसके इंटरेस्ट बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। जो सीईओज हैं उनके इंटरेस्ट बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, वो लोग सही से अपनी बात रख पाएंगे। वहीं जो ये लोग हैं, ये सही से शायद अपनी बात ना रख पाए, इस वजह से ये लोग दब जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये जो डोमिनेशन है सोसाइटी में, इसको हम हटाएं कैसे? ठीक है, हमें जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। जो रिवॉर्ड्स हम देते हैं अपनी सोसाइटी में, वो हमें एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बेसिस पर देने चाहिए, राइट? ना कि प्रिविलेज्ड पोजीशन के बेसिस पर। मान लो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो किसी चौल से आ रहा है निकल कर, ठीक है, किसी ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ पे बहुत कम लोगों को एजुकेशन मिलती है, अगर वो क्लास में टॉप कर जा रहा है, उसका टैलेंट है कि उस टॉप कर गया क्लास में, तो हमें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ना कि अगर किसी नेता का बेटा टॉप किया भी नहीं तब भी हम उसे रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, अवार्ड्स दे रहे हैं, हर जगह जिता रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे तो डोमिनेशन बना ही रहेगा सोसाइटी में। कभी डोमिनेशन खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा डोमिनेशन। अगर डोमिनेशन को हमें खत्म करना है, एंड करना है, तो हमें लोगों की एबिलिटीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैनिपुलेशन की वजह से नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर उसकी वाकई में ही वो क्षमता है तभी हमें उसे वो रिवॉर्ड या अवार्ड देना चाहिए, राइट? इस वजह से जो डोमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा सोसाइटी से, और प्रिंसिपल और इक्वालिटी हमें देखने को मिलेगा कि चाहे वो नेता का बेटा हो चाहे किसी का भी हो, सब लोग इक्वल हैं सोसाइटी में। और दस यही मेन एसेंस है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मेन एसेंस जो है, जो सारे डेमोक्रेसी का, वो यही है, एवरीबडी इज इक्वल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।